1 दिसंबर का द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले एक बार मेंशन किया था कि जो टॉपिक्स होते हैं उनके साथ जो प्रीलिम्स के या फिर मेंस के जो PYQs होते हैं उनको भी हम लोग साथ में, मैं पहले मेंशन करता था, आज से मैं उनको एक्सप्लेन करना भी स्टार्ट करूँगा। तो जब जब टॉपिक आएगा एक बार PYQ होगा, आप उसको पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो के एंड में हम सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आज का जो टॉपिक्स हैं सारे, उसमें टोटल मिलाकर के हमारे पास 7 प्रीलिम्स के PYQs हैं। उनको सबको पूरा टॉपिक कवर हो जाने के बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे। प्रणाम देवी और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाईलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब होगा कि इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब होगा कि वो एडिटोरियल्स हैं। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो। एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में, तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। आज की जो हेडलाइंस है उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा, हम लोग GDP ग्रोथ रेट के बारे में देखेंगे। एंड रिसेंटली इंडिया की जो इकॉनमी थी उसकी रैंकिंग चेंज हुई थी, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर इंडिया और USA की एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। इसके कारण चाइना को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में देखेंगे। देन वी हैव दिस, एक प्रधानमंत्री का एक मतलब गवर्नमेंट की एक योजना है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान और PM उदय करके स्कीम है। इससे दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलने वाले, स्कीम के बारे में पता करेंगे। रिसेंटली एम्स में एक साइबर अटैक हुआ था, उसमें साइबर अटैक्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देन वी हैव दिस टॉपिक जल्लीकट्टू के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था, जल्लीकट्टू के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद केरला का एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की मिटिगेशन टीम को वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अवार्ड के लिए चूज़ किया गया है। तो पूरा का पूरा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कौन से एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उन सबको समझ। देन हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसमें एक डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर एक क्लॉज है, आपने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए। तो वो डीलिमिटेशन कमीशन क्या है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। देन इंडिया का जो G20 एजेंडा है, इंडिया 1 दिसंबर को G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसको ऑफिशियली टेक ओवर करेगा। तो G20 के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक बट ये रिपीट किया जाएगा। देन ये एक टॉपिक बड़ा अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि GM क्रॉप्स का जो विमेन फार्म लेबरर्स होते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो GM क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है विद रिस्पेक्ट टू जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उनको उनके प्रोटेक्शन को लेकर एक प्रोग्राम है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उससे कनेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेजर्ट नेशनल पार्क। देन एक लास्ट टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा था कि 160 से 200 के आसपास मिलियन इंडियंस जो हैं उनको एनुअली जो काफ़ी लीथल यानी कि जो डेथ कॉजिंग हीट वेव्स होती है उनको फेस करना पड़ सकता है। सो हीट वेव्स के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। हमारे पास टॉपिक है GDP का जो ग्रोथ है ना वो रिसेंटली 6.3% तक आकर के रुक गया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम हो गई थी। अब इस टॉपिक में हम लोग ये PYQ देखेंगे, फिर GDP होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। देन क्या क्या हाईलाइट्स है, रिसेंटली एक अचीवमेंट हुई थी ना कि हमारी जो इंडियन इकॉनमी थी ये 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी 2029 तक, नहीं राइट नाउ 5th बन चुकी है। तो क्या कौन से सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर इंपैक्ट पड़ता है और क्या इश्यूज चल रहे हैं हमारे इंडियन इकॉनमी में। जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ एंड यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, फिर लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमारे इंडियन इकॉनमी को लेकर कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल GDP हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में इंक्रीज हुआ है। देखो ये 2015 का क्वेश्चन है। फिर द GDP एट मार्केट प्राइस हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, पहला दूसरा, दोनों सही हैं
या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी हम बोलते हैं टोटल जो मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है फिनिश्ड गुड्स की। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो प्रोडक्ट्स राइट नाउ बन रहा है उनकी बात नहीं, जो अवेलेबल है यूज़ करने के लिए उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और कंट्री की बाउंड्री में, क्योंकि ये बोलता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब होगा कि ओवरऑल निकाल लिया, एक लमसम सा पूरा बता देते हैं, सब कुछ मिला करके, सब कुछ ऐड करके। तो डोमेस्टिक इंडिया की बाउंड्री के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम में जो भी मार्केट में वैल्यू होती है ना फिनिश गुड्स की, उसको बोलते हैं हम लोग जीडीपी। अगर हम लोग ब्रॉड मेजर की बात करते हैं तो ये इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ का एक स्कोर कार्ड की तरह काम करता है। अभी एक अपडेट आया था, आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। इंडिया ने रिसेंटली यूके की जो इकोनॉमी थी ना उसको ओवरटेक करके और इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। तो अभी यूएस सबसे टॉप पर है, देन चाइना है, देन जापान और जर्मनी है। ये हमसे आगे हैं 4 कंट्रीज, ये आपको याद रखना है। देयर मे बी मेंस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थिंग इन द अपकमिंग एग्जाम। तो जो रियल जीडीपी ग्रोथ है ना वो 6 से 6.5% तक की है। अब 6 से 6.5% का मतलब होता क्या है? देखो, अगर राइट नाउ पूरी की पूरी मार्केट में वैल्यू 100 रुपीज़ है ना, अगर वो कहते हैं कि 6.5% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि एवरी ईयर अभी 100 रुपीज़ से इंक्रीज होकर के 106.5 रुपीज़ होते जा रही है उसकी वैल्यू। ये उसका मतलब एक रफ एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो वो इस तरीके से बताते हैं। अब जो इसमें ना अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी होती हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इतना सारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग, डिमांड, सप्लाई, कंजम्पशन, पैंडमिक्स आ रहे हैं, ट्रेड वॉर्स हो रहे होते हैं, चल रहा होता है, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, पता नहीं चलता कि कब कैसे क्या हो जाएगा। बट स्टिल कंसिडरिंग कि अगर इंडिया का ग्रोथ रेट इस तरीके से बना रहता है 6 से 6.5% तक का, तो आने वाले अगले 7 सालों में 2029 तक हम लोग वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, हमारे पास एक टारगेट है, हमको हमारी जो इकॉनमी है ना, हमको उसको $5 ट्रिलियन तक लेके जाना है 2025 तक। तो ये आप लोग मेंस में कहीं ना कहीं जो हमारा वे फॉरवर्ड होता है ना उसमें एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एंड राइट नाउ जो इंडिया की इकॉनमी है ना वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक की है। हमारा एम है इसको 5 तक बनाने का। तो ये थोड़ी बातें हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है। अभी रिसेंटली जो हमारी अचीवमेंट हुई थी, जब हम लोग वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बने हैं, तो उसके कुछ की हाइलाइट्स क्या थे? एक तो नया माइलस्टोन है, इंडिया जब वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज में अपने ग्रोथ रेट को शो करता है तो पता चलता है कि इंडिया ने कितने लंबे समय से अपने इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर काम किया था और वो चीज़ें एक्चुअल में काम कर रही थी। अब हम लोग अगर कंपैरिजन करते हैं यूके के साथ ही, तो 2012 के अकॉर्डिंगली इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो है 1.41 बिलियन और यूके की पॉपुलेशन है 68.5 मिलियन। ध्यान रहे, बिलियन और मिलियन दोनों में फ़र्क है चीज़ों में। जीडीपी पर कैपिटा की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो इसमें दोनों कंट्रीज़ का, अगर इंडिया की बात करें और यूके की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें डिवाइड हो जाती है ना। तो क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंगली कंजम्पशन होगा, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो जाहिर सी बात है कि फिनिश गुड्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम लोगों ने कंट्री रिसेंटली यूके को हम लोगों ने ओवर पास किया है, तो हमारी जो ग्रोथ दिखाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम लोग पॉवर्टी की बात करते हैं ना, लो पर कैपिटा इनकम के कारण हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है यहाँ पर। देखो, पर कैपिटा का मतलब होता है पर हेड ना। तो 19th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं, 19th सेंचुरी में जाने की कोशिश करो, 1800 से लेकर के 1899 तक, तो यूके का जो शेयर था ना एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर वो हायर था इंडिया से ज़्यादा। हालांकि जो पोजीशंस है वो रिवर्स हो चुकी हैं। अब इंडिया ने इस चीज़ में थोड़ी सी अपनी चेंजेस दिखाए हैं वर्ल्ड को, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है इम्प्रूव हुई है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके कारण अभी भी हम लोग वर्ल्ड में टॉप के ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स होता है जिसमें कुछ डेटा वगैरह यूज़ किया जाता है, उसमें पता चलता है कि कितनी मैटरनल ग्रोथ हो पाई है, कितने न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ एक्सरसाइज वगैरह है। उसके कारण बेसिस के ऊपर हम लोगों ने आइडिया लगाया था कि इंडिया की इकॉनमी जो कैसे बेहतर हो पाई थी। इंडिया की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही है उन्होंने 2005 से लेकर के अभी तक बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया था और उनमें डेवलपमेंट देखने को मिली थी। इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर था वहाँ पे, अब जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 का था उसमें यूके का स्कोर था 0.932 और इंडिया का स्कोर था 0.645, तो यूके से काफ़ी पीछे था। उसके अलावा भी हमारे कुछ सेक्युलर इंप्रूवमेंट थे। इंडिया को एक डेकेड भी लग सकता था जो सिचुएशन अगर हम प्रीवियसली कंपैरिजन करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स थे, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया एंड हमारा हेल्थ कवरेज हो गया, हमारी स्कीम्स वगैरह हो गई हैं, उसके बाद पॉवर्टी, जीडीपी पर कैपिटा, इन सब के कारण ही इंडिया की जो इकोनॉमी थी ना उसने एक बहुत बड़ा जंप लिया था। इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बेसिक से इश्यूज जो आपको ऑन योर फिंगर टिप्स होने चाहिए। जस्ट इन केस आप इंटरव्यू में बैठे और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इंडिया की इकोनॉमी के अंदर
क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो 2-3 बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक तो एक्सपोर्ट हमारे स्लो हैं और इम्पोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं, यानी कि दूसरी कंट्रीज से जो हम सामान मंगवाते हैं इंडिया में वो हमारा ज़्यादा है, हम उन पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, और हम अपनी कंट्रीज़ में जो प्रोड्यूस करके भेजते हैं वो कम है ना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसका जो ग्रोथ रेट है वो 4.8% के आसपास रहता है, और ये एक एवरेज सा बताया हुआ है, वो चेंज होता रहता है लेकिन एक एवरेज सा बताया हुआ था। फिर अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है, क्योंकि मोस्टली हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, और एग्रीकल्चर में रेनफॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कितनी सारी कंट्री के अंदर लार्ज एरिया जो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जब मानसून आएगा तभी उनमें ग्रोथ हो पाती है। फिर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की अगर बात करते हैं वो बढ़ता रहता है। अब इन्फ्लेशन एक पॉइंट तक फ़ायदा करता है, जैसे हम लोग इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर राइट नाउ किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो इंडिया ने कहा हुआ है कि वो 102 से लेकर के और 106 के बीच में अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा किसी भी वस्तु का, तो हमारे लिए इंडिया के लिए वो एक अच्छी ग्रोथ है। 102 से कम की ग्रोथ होती तो इंडिया के लिए डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, और 106 से ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो गरीबों के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ये एक प्रॉब्लम चलती रहती है। इसके अकॉर्डिंगली सारी के सारे वर्ल्ड की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज करेगी वो सब डिपेंड करता है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे, हम लोगों ने इंडियन इकॉनमी के देख लिए, और ये ध्यान रखना 2-3 चीज़ें, 2029 तक हम लोग 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, राइट नाउ 5th लार्जेस्ट हैं, और 5 ट्रिलियन तक की इकॉनमी कब तक बनेंगे। एंड बस बाकी ये जो हुआ ना कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.3% तक चला गया, ये याद नहीं रखना है आपको, ये चेंज होता रहता है। अभी सडनली इंप्रूवमेंट हो रहे थे और देखा कि अरे ये तो सडनली इंप्रूव होते होते एकदम से बीच में डिप आ गया, तो वो एक मुद्दा बन जाता है न्यूज़ के अंदर। बट हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जीडीपी वगैरह क्या होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसको पढ़िएगा। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज हो रही रिसेंटली, जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास, तो चाइना को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। तो इंडिया और यूएस हमारी डिफेंस पार्टनरशिप पहले से बहुत अच्छी रही है, तो एक 15 डेज़ के ना एक एक्सरसाइज चल रही है, इसमें जनरली जो हाई एल्टीट्यूड की और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट का वॉरफेयर होता है ना, यानी कि देखो मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या करते हैं ना, इंडिया हो गया और यूएस हो गया, दोनों अपने मिलिट्री के ना कुछ ट्रूप्स को भेजेंगे। मान लो कि 100 लोगों को भेज दिया, 200 लोगों को भेज दिया, तो उन सबको बोला जाएगा कि ठीक है आप लोग जाकर के आपस में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस चीज़ की? कल को अगर कोई वॉर होता है और इन दोनों कंट्रीज़ को साथ में मिलकर अगर वॉर करना पड़ा तो हमारी क्या टैक्टिक्स होंगी, हमारा कंडक्ट कैसे होने वाला है, इन सब की प्रैक्टिस की जाए। हम लोग अपने कुछ तौर तरीके उनके साथ शेयर करते हैं, वो लोग अपने कुछ तौर तरीके हमारे साथ शेयर करते हैं, और ये ऐसा इंडिया यूएसए नहीं करता, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा होता है। जो फ्रेंडली नेशंस होते हैं वो इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। तो रिसेंटली जो युद्ध अभ्यास हो रहा है ना, ये उत्तराखंड के रीजन में हो रहा है, इस कारण से चाइना को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि अब एलएसी के पास यूएस की मिलिट्री को लेकर आ रहे हैं। लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में भी ये हुआ था। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका शेड्यूल वगैरह होता है, इसको पीस कीपिंग पर्पज़ के लिए रखा जाता है कि फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट होगी पीस कीपिंग पर्पज़ के लिए, देन वी विल बी कंसिडरिंग दीज ऑल एक्सरसाइजेज, इनकी हेल्प से हम लोग वर्ल्ड वाइड। तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं दोनों के दोनों जो टीम कंट्रीज़ होती हैं उनके आपस में, एंड फोकस रहता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगा या फिर डिजास्टर रिलीफ दिया जाएगा ना, वहाँ पर भी इनका फोकस रहता है। तो अब ये जो राइट नाउ अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर एक रीजन है औली करके, वहाँ पर इसको एक जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह की जा रही है। एंड लद्दाख की साइड में चाइना को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एग्रेशन हो सकता है, इसलिए इस चीज़ के ऊपर चाइना ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रेज करने की कोशिश की है। अब जब हम लोग बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट वॉरफेयर में होने वाला है युद्ध अभ्यास, और अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को जब ये टैक्टिक्स को शेयर करेंगे तो उसमें ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, माउंटेन के अंदर वॉरफेयर कैसे करना चाहिए, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाएगी उसका एवैक्यूएशन कैसे करेंगे, अगर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है कॉम्बैट के टाइम पर उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, बहुत ही एडवर्स टेरेन और क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पर एक दूसरे के साथ कैसे मैनेज करेंगे, ये सब किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट यह है याद रखना। अब यहाँ से वैसे टॉपिक तो डिटेल में बनता है कि इंडिया यूएस का डिफेंस पार्टनरशिप क्या है, इंडिया चाइना की क्या पार्टनरशिप्स है, इंडिया यूएस और चाइना तीनों का जो ट्रायो बनता है। जाहिर सी बात है इंडिया और यूएस एक साइड है, चाइना दोनों का ही राइवलरी की तरह काम करता है। तो बट एक आइडिया रखना चाहिए कि हाँ युद्ध अभ्यास चल रहा है, चाइना ने उसके ऊपर प्रॉब्लम्स अपने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, सेंटर्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइकली टू बेनिफिट एटलीस्ट 1.35 करोड़ पीपल इन द सिटी। दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसका नाम है पीएम उदय। अब इस उदय की जो फुल फॉर्म है ना वो आती है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना। 2019 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड वहाँ पर लोगों को ना कुछ लोग रेजिडेंसीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए स्कीम थी। तो 4 लाख के आसपास लोगों ने इसमें रजिस्टर किया था, जहाँ पर जो कि अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज थी ना उनमें ऑनरशिप को लेकर के स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो जो स्कीम है यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है ना, उनके क्या एग्रीमेंट होगा, पोजेशन लेटर क्या होता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं,
और इसको पूरे को एग्जीक्यूट करने के लिए दिल्ली की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, वो नोडल एजेंसी है। उसके अलावा उन्होंने जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जो है ना, ये वो होते हैं जहाँ पर ये एक ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं। अगर आपको अपना मान लो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, अपना लाइसेंस वगैरह के लिए अपना राशन कार्ड वगैरह बनवाना होता है, गवर्नमेंट की किसी स्कीम के आपको फॉर्म्स वगैरह फिल करने होते हैं, तो आप अपने एरिया के आसपास में आपको मिल जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर। करती क्या ना गवर्नमेंट कि आसपास किसी पर्सन को बोलेंगे, जो साइबर वो होते हैं ना, साइबर कैफ़े वगैरह वाले टाइप के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं कि ठीक है आपके यहाँ पर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ हैं, हम आपको एक प्रोग्राम बता देते हैं, ये वेबसाइट्स है, आपको हम लोग अथॉरिटी दे देंगे, आप जो आपके पास कस्टमर्स आएंगे, सिटीजन्स आएंगे, आप उनके फॉर्म वगैरह फिल करना, उनकी हेल्प कर देना। तो गवर्नमेंट ने अपनी जो ऑनलाइन सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करने के लिए इसे सेंटर्स के साथ टाई अप किया होता है। तो डीडीए ने उनके साथ टाई अप किया था, है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आता है, और ई गवर्नेंस सर्विसेज वगैरह जो होती हैं सबके साथ टाई अप किया हुआ है कि जो पीएम मुद्रा स्कीम है ना, इसके अंदर जो भी प्रोसेसेस होंगे उनको बहुत ईजी तरीके से और एक हार्मोनियस मैनर में सिटीजन के साथ एग्जीक्यूट किया जा सके। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, जैसे दिल्ली स्पेसिफिक है ये स्कीम, एंड इसमें वैसे देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि यूपीएससी एक स्टेट स्पेसिफिक स्कीम के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा, बट होता ये नहीं कि आपको पता होना चाहिए। इट इज़ क्योंकि यूपीएससी खुद दिल्ली में बैठता है, पूरे का पूरा दिल्ली गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठती है, तो यहाँ की जो स्कीम्स होती है उनके लिए, जैसे यूपीएससी ने ओड और इवन से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा था, बहुत डायरेक्टली नहीं पूछा था, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक क्या कुछ लिए जा सकते हैं, स्टबल बर्निंग को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए, स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इतने सारे लोगों के लिए कुछ अगर कॉलोनीज़ हैं उनको अनऑथराइज को अब ऑथराइज किया जाएगा, तो इट्स ए बिगर स्टेप, है ना। गवर्नमेंट सोशल इश्यूज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें टॉपिक में इतना ही जानना काफ़ी है हमारे लिए। टॉपिक है साइबर अटैक को लेकर के। एम्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, दिल्ली का एम्स बहुत पॉपुलर है, आप लोगों में से बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है कोई आप में से एम्स का हो, एंड आपको आइडिया होगा एम्स के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ था कि 23 नवंबर के आसपास ना एम्स में एक साइबर अटैक हुआ था। वहाँ पर कुछ सर्विस वगैरह को हैक कर लिया गया था, और यूजिंग द रैंसमवेयर में क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि हम आपकी फाइल्स को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया है, और आप हमको इतना पैसा दोगे तभी हम आपकी फाइल्स को छोड़ेंगे। रैंसम यानी कि फिरौती मांगी जाती है। अब सीन ये हुआ, उन्होंने डिमांड की है जो हैकर्स ने कि आसपास हम 200 करोड़ के आसपास हमको पैसा दो, और वो भी क्रिप्टो करेंसी में दो, तब हम आपके इन सारे डेटा को, फाइल को रिलीज़ करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के रिसेंटली एक कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी, वहाँ पर जो भी उनके साइबर एनालिस्ट वगैरह थे उनको बुलाया गया था, वो प्रेजेंट नहीं हो पाए तो उनको सस्पेंड कर दिया। टॉपिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंस ये है साइबर अटैक क्या होता है। देखो इसको लेकर के ना PYQ आया था, ये मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूँगा, मैं यहाँ पर आई थिंक मैंने मिस कर दिया उसको पेस्ट करना, बट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पूरा का पूरा साइबर अटैक होता क्या है। 2021 के अंदर जो भी NCRB का डेटा बताता है हमारा, उसके कहा था कि इंडिया में 5% के आसपास तक का इंक्रीमेंट हुआ है ना, साइबर क्राइम के अंदर ही, और 2019 से कंपैरिजन करते तो 15% तक का इंक्रीमेंट हुआ है। डेटा बहुत अच्छा है। अगर साइबर अटैक का कोई क्वेश्चन आता है साइबर सिक्योरिटी का, तो साइबर सिक्योरिटी का पूरा सेक्शन हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में भी फॉल करता है, और कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक में भी फॉल करता है। इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे इस चीज़ को पहले प्रीवियसली हैंडल करने के लिए भी, और आगे भी गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप्स लिए जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए ऐसे टॉपिक्स में आपको जब मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है। तो बेसिकली ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, प्रोग्राम और डेटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई वो जो अनऑथराइज पर्सन होता है वो उसका एक्सेस ना ले ले। ऑलराइट, अब ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है, रोबोटिक्स में हो सकता है, स्मार्ट ग्रिड में हो सकता है। तो एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं। हमारा IT का एक्ट 2000 का जो है ना, उन्होंने डिफाइन किया था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कंप्यूटर रिसोर्स हो गया, है ना, जिसके एक चीज़ के डिस्ट्रक्शन के कारण हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूरा का पूरा हमारा जो साइबर सिस्टम है ना, दिस इज पार्ट ऑफ आवर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। साइबर थ्रेट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, मालवेयर आ सकता है, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, बैकडोर, इन सब के कारण रिमोट एक्सेस अलाउ किया जाता है। रिमोट एक्सेस मतलब दूर से बैठ करके आपके कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक होता है DDoS, डिस्टर्ब्ड डिनायल ऑफ सर्विस। इससे क्या होता है ना कि आपका जो सर्वर होता है ना, उसमें इतना सारा डेटा आ जाता है ना दैट इट्स बिकम अनयूजेबल फॉर यू, आप उसको इस्तेमाल कर नहीं सकते। फिर एक DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये अलग अलग चीज़ें होती है। इतना टेक्निकल आपको जाने की ज़रूरत होने वाली नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह टाइप की चीज़ें क्या होती हैं। साइबर सिक्योरिटी में मेजर एरियाज क्या होते हैं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, है ना। एप्लीकेशन मतलब इस्तेमाल जब आप करते हैं,
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जब आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर चोरी करने की कोशिश करते हैं। डिजास्टर रिकवरी, आपके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर टेररिज्म क्या होता है, साइबर वॉर क्या होता है, ये समझना शायद और बेहतर होगा, क्योंकि तीनों में से ना कोई भी डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। एक की टर्म आएगा साइबर वॉर और आप डेफिनेशन लिख दोगे साइबर सिक्योरिटी की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साइबर क्राइम, क्राइम मतलब सीधी सी बात है अपराध होता है जो कि गैर कानूनी तरीके से किया जाता है ना। तो या तो कोई टूल होगा या टारगेट होगा, फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो साइबर क्राइम के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है ना, वो अपने आप में ट्रेडिशनल तरीके से होती हैं। आपने साइबर में यानी कोई डेटा चोरी कर लिया है ना, कोई फ्रॉड कर दिया, मनी का फ्रॉड करने की कोशिश की, या फिर आपने कोई डेफेमेशन, मिसचीफ वगैरह करने की कोशिश की है। साइबर वॉर एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होगा, है ना, किसी नेशन के द्वारा हो सकता है और किसी फॉरेन नेशन की तरफ। जैसे रिसेंटली बात चल रही थी ना, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है पूरा का पूरा, वहाँ भी बात चल रही थी कि इट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड इनटू अ साइबर वॉर। सो साइबर टेररिज्म तो आप समझते हैं आतंकवाद। अब आतंकवाद में कोई क्या ही करेगा। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल हमारा आतंकवाद होता है उसमें क्या करने की कोशिश की जाती है ना, अपनी आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाता है, एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट को हिलाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें भी साइबर स्पेस के अंदर भी जब हम टेररिज्म को ऐड कर देते हैं, तो गैर कानूनी तरीके से हमारे कंप्यूटर वगैरह को हैक करके, नेटवर्क को पूरे को हैक करके गवर्नमेंट को, उसके लोगों को आसपास में अपने पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। एक प्रॉफिट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का माइंडसेट, देखो कीवर्ड कितना अच्छा है ये, प्रॉफिट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर माइंडसेट। तो आज की डेट में अगर आप देखते हो, यू ऑल आर फ्री टू यूज, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, साइबर कैफेज होते हैं, ऑफिस में जाते हो तो सब कुछ काम कर रहे होते हो। यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इनटू ऑल दिस, पूरे के पूरे ई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब लेकिन साइबर अटैक्स जो होता है ना, वो जब वंस इट हैपन्स ना, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रिकवर एवरीथिंग ना। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपने आप में कॉज ऑफ कंसर्न बन जाते हैं। अब इन सब का ना ध्यान, जो डायरेक्शन होती है सारी की सारी प्रॉफिट की तरफ होती है। ऑलराइट, तो ये जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ गेन, कुछ ग्रोथ, कुछ डेवलपमेंट प्रोवाइड करके दे रहा होता है। अब जो चीज़ इतना सारा गेन आपको प्रोवाइड करेगी ना, तो उसमें सिक्योरिटी के कंसर्न जाहिर सी बातें इंक्रीज हो ही जाएंगे। इसलिए एक चैलेंज बन जाता है। हमारे पास एक सेपरेट प्रोसीजरल कोड नहीं है ना, कि कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस को हम लोग सेपरेटली हैंडल नहीं कर सकते। हम लोगों ने आईटी का पूरा जो एक्ट बना रखा है ना, उसके अंडर ही हमको सब कुछ करना पड़ता है। ट्रांस नेशनल नेचर ऑफ साइबर अटैक्स, ऐसी बात नहीं होती कि सिर्फ एक ही कंट्री से हो रहा होता है, दूसरी कंट्री से भी आ रहे होते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। कभी कभी इतने ज़्यादा टार्डी प्रोसेसेस हो जाते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम एक्सपैंड कर रहा है। एवरी मंथ देयर इज अ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कमिंग, है ना। एवरी मंथ देयर आर न्यू एप्स विच आर बीइंग लॉन्च्ड। नई नई टेक्नोलॉजी हर सप्ताह के हिसाब से निकल रही है, हर दिन के हिसाब से निकल रही होती है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, क्रिप्टो करेंसी आ गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज देयर, तो पता नहीं चल पा रहा होता। चैलेंजेस मल्टीफोल्ड होते जा रहे हैं। 5G आ रहा है तो इंटरनेट की स्पीड बढ़ जा रही है। IoT आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, वर्चुअल एरिना आ गया पूरा का पूरा। हमारे पास जो अथॉरिटीज़ होती हैं और जो एक्सपर्टीज़ होती हैं वो बहुत सीमित हैं, लिमिटेड हैं। लोगों के पास जो ट्रेन पीपल होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं उनमें इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, इतना स्किलफुलनेस नहीं है। एंड क्या करंट प्रोविजंस हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। हमारे पास एक इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, CERT ही तो आपने मोस्ट कॉमन सुना ही होगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इंडिया का I4C बोलते हैं हम लोग इसको, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। साइबर स्वच्छता केंद्र भी है। तो मॉडर्न डे के सॉल्यूशंस में हम लोग मॉडर्न डे की प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी की सारी पहले तो होती नहीं थी। अगर आप देखोगे 20 साल पहले साइबर अटैक के बारे में आपने कितना सुना था, नहीं सुना होगा। बट आज की इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है तो इवॉल्विंग प्रॉब्लम, उसके इवॉल्विंग सॉल्यूशंस भी होने चाहिए हमारे पास। तो सेंटर और स्टेट का नेक्सस होना चाहिए, आपस में दोनों सेंटर और स्टेट आपस में मिल के काम करें, क्योंकि इस चीज़ को ओवरऑल तो हैंडल करेगा सेंटर ही, बट इशू तो स्टेट फेस कर रहे होते हैं ना। वो ये कहें कि सेंटर बोले कि ठीक है आपका स्टेट का इशू आप खुद ही हैंडल कर लीजिए, नो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क ना। तो दोनों के पास साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और इंटरलिंकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। मेजर जो लॉज हैं, सेंट्रल लेजिस्लेशन बनेगा, एक सेंट्रल लॉ बनेगा तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करना चाहिए। सेंटर और स्टेट को सिर्फ फ्रेमवर्क में अंदर काम करने की जरूरत नहीं है, दोनों को सफिशिएंट फंड्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, है ना। और साइबर लैब्स हमारे पास जो भी अवेलेबल है उनको अपग्रेड करना, उसके अलावा लोगों को अवेयर करना, डिटेक्शन सेंटर्स बनाना, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलफुल लोगों को लेके आना। एक पर्सन दूसरे लोकेशन पे कैसे एडजस्ट रिमोटली, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लो दिल्ली में कोई बैठा है ना, और फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट में कुछ हो जाता है, मान लो तो केरला में कुछ हो गया या असम में कुछ हो गया या गुजरात में किसी स्टेट में कुछ हो जाता है। अब यहाँ पर बैठे बैठे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का कोई पर्सन रिमोटली
इनके सिस्टम को हैंडल करें, इनको रिपेयर करने की कोशिश करें। इस लेवल तक की कैपेसिटी अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गई कैपेसिटी को लेकर के, बट वंस हम लोग कभी कभी लोगों को पकड़ लेते हैं तो उनको लेकर के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कैसे रिफॉर्म किया जाए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कैसे उसको कलेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, प्रेजेंट किया जाए। एक साइबर डिफेंस मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है एंड तभी सारी की सारी चीज़ें आसानी से हैंडल की जा सकती हैं। तो सिटीजन्स को अवेयर करना कि भाई किस तरीके से आप अपने इन इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। तो पहले प्रिवेंट ही कर लोगे तो क्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योर करना इज़ वेरी हैक्टिक थिंग, डैमेज बहुत सारा हो जाता है, बहुत बार डैमेज प्रॉपर्ली रिकवर भी नहीं हो पाता है। तो दिस वॉज अबाउट साइबर अटैक्स। और यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं, मेंस में भी आया है, प्रीलिम्स में भी आया है। प्रीलिम्स वाला मैं दिखाऊंगा लास्ट में, मेंस के मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। आपको ये सब पता होने चाहिए, इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, इश्यूज़ क्या क्या चल रहे हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। जनरल टॉपिक है, बहुत कोई इन डेप्थ वाला टॉपिक नहीं है कि बहुत गहरा होगा, समझ में नहीं आएगा। आपको सबको पता होता है, नॉर्मली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नोट्स वगैरह पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, आपको पता चल जाएगा। टॉपिक है द वे जल्लीकट्टू इज़ बीइंग हेल्ड इन तमिलनाडु माइट बी क्रूअल। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। जल्लीकट्टू पहले भी न्यूज़ में रह चुका है और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि हम लोग जान लेते हैं जल्लीकट्टू के बारे में। बाकी इसके ऊपर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ना ये सोचने की कोशिश, इसमें क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो अगेन वही बनेगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर के और एनिमल टेमिंग को लेकर के, ऐसा कुछ टॉपिक बनेगा। एक पर्टिकुलर जल्लीकट्टू का बस एग्जांपल लिख सकते हो कि ठीक है, इंडिया में एक स्पोर्ट में ऐसे भी होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पर एनिमल्स का इस तरीके से टेमिंग की जाती है। तो जल्लीकट्टू क्या है? तकरीबन एक 2000 साल पुराना एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। हम उसको इवेंट भी कह सकते हैं, जो बुल ऑनर्स होते हैं उनको ऑनर करने के लिए। तो एक वायलेंट स्पोर्ट है जिसमें कंटेस्टेंट्स उस बुल को, यानी कि जो बैल होता है, उसको इनाम लेने के लिए टेम, पकड़ने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो हार जाते हैं तो बुल का जो ऑनर होता है उसको एक प्राइज़ मिलता है। ये मदुरई में, तिरुचिरापल्ली, थेनई, पुडुकोट्टई, दिंगुल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के, वहाँ पर ये काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। एंड जनवरी का जो सेकंड वीक होता है उस टाइम पर उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ना तमिल का, पोंगल, उस जमाने उस टाइम पर। तो जल्लीकट्टू को एक ट्रेडिशनल तरीके से, एक जो पीजेंट कम्युनिटी होती है, जो किसानों वगैरह वाली कम्युनिटी होती है, वो इस प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उनकी जो प्योर ब्रीड है ना नेटिव बुल्स की, उनके जो अपने बैल हैं, उनकी प्योर ब्रीडिंग है, उसमें कोई वो लोग मिक्सिंग वगैरह नहीं कराते किसी दूसरे के साथ, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए होता है। इसको ऑनर करते हैं कि हमारे यहाँ के जो बुल्स हैं वो इतने प्योर हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो काफ़ी सारे नेटिव ब्रीड्स होते हैं कैटल के वहाँ पर, जैसे कंगयम है, पुलिकुलम है, उम्बालाचेरी है, बरगुर है, मलाई मादू है। 2011 में सेंटर ने जो बुल्स को लिस्ट उन एनिमल्स में डाला था जिनको ट्रेन करके एग्जीबिशन के लिए प्रोहिबिट कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन कर दिया था बुल टेमिंग स्पोर्ट को। एंड उसके बाद में करंट जो लीगल पोजीशन वो है, वो क्या चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया हुआ इन इवेंट्स को, है ना। और इसी चीज़ को चैलेंज भी किया गया है कोर्ट के सामने। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक जल्लीकट्टू को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने प्रेजेंट भी किया था, जो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी ये स्टेटमेंट भी आया था। तो क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है एंड किस तरीके से वहाँ के जो तमिलनाडु के नेटिव लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, इतने सालों से चलते आ रहा है, हम लोग अपने बुल की ब्रीड को प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसमें बाकी लोगों को क्या दिक्कत है। क्योंकि ना ये टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं, जैसे रिलीजियस टॉपिक होता है ना, उसमें एक डायमेंशन आप ओपन करते हो, 4 और नई खुल जाती है, फिर एक नया एक क्लोज करते हो तो फिर भी 4 खुल जाती हैं। ये उस तरह की चीज़ें होती हैं। आप एक एंड को पकड़ने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा अरे नहीं सर, एक एंड है ही नहीं, इसके 4 और एंड्स भी हैं, उन सबको कैसे कवर कर सकते हो। फिर लोगों के राइट्स के ऊपर सवाल उठने लग जाते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 29 के जो क्लॉज 1 है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइट्स ऑफ एनिमल्स में, कि कोई भी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अब इन लोगों को ये कहना है कि हम लोग आर्टिकल 29 का इस्तेमाल करते हैं, हमारे कल्चर का पार्ट है ना। जल्लीकट्टू 2000 साल पुराना है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 75 ईयर्स पुराना ही है। तो हाउ कैन ए कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कि हम लोग 2000 साल पहले से अपने जो कल्चर को चलता आ रहा है उसको प्रिजर्व करें या ना करें। तो कर्नाटका ने भी एक लॉ पास किया था इस तरह के स्पोर्ट को प्रिजर्व करने की, इसको कंबला भी बोलते हैं। तमिलनाडु कर्नाटका के अलावा भी बुल टेमिंग का जो होता है ना, ये कई जगह पर और भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। एंड वहाँ पर ही बैन हो चुका था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो, बट कर्नाटका तमिलनाडु में अभी भी चल रहा है। एंड देखते हैं आगे क्या प्रोग्रेस होती है। कि सिटीजन्स बोल रहे हैं, जो वहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं, उनका कहना है कि हम लोग उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, ये हमारा राइट है। गवर्नमेंट का कहना है कि तरीका जो है ये काफ़ी क्रूअल है, इंसान के लिए, जानवर के लिए थोड़ा सा जानलेवा हो सकता है, खतरनाक होता है, उसको परेशानी ज़्यादा होती है।
तो देखते हैं एंड में जाकर के क्या चीज़ निकल के आती है, बट आपको ये पता होना चाहिए जल्लीकट्टू क्या होता है, किस में मनाया जाता है एंड ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहता है, वो काम मैंने आपका कर दिया। टॉपिक हमारे पास है नेक्स्ट, केरलाज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन टीम सेलेक्टेड फॉर द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड। तो एक 8 मेंबर की टीम है ना केरला के अंदर, जो कि मुन्नार का जो फॉरेस्ट डिवीजन है ना, उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना उसको रिड्यूस करने की कोशिश की थी, इसलिए उनको अवार्ड वगैरह दिया गया है। तो हमारा टॉपिक जो बनता है वो बनता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। इससे संबंधित एक PYQ भी है, 2017 में आया था कि कंसिडर करो कौन सी जो स्टेटमेंट्स है ना विद रिस्पेक्ट टू ट्रिप्स। जो ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस इन फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। कॉमर्स मतलब आप समझते होंगे व्यापार वाली चीज़ें, और ट्रेड भी व्यापार हो गया। तो फौना एंड फ्लोरा जानवरों का और पेड़ पौधों का भी, इनका व्यापार जब किया जाता है ना, तो ट्रैफिक जो है एक ब्यूरो है अंडर UNEP, एंड जो मिशन है ट्रैफिक का वो होता है टू इंश्योर करना ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट ए थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या पहला करेक्ट है, क्या दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, या फिर दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पहले, आगे भी आए। जैसे UNEP की बात करते हैं तो UNEP 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कोई बहुत डीप चीज़ नहीं है समझने की। आपका बिहेवियर, इसके कारण आप एनिमल्स के लिए एक थ्रेट बन जाते हैं, या फिर एनिमल्स का बिहेवियर जो आपके लिए थ्रेट बन जाता है। और ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है ना। और डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या नीड्स हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल लेवल पर हो सकता है, ग्रुप के ऊपर हो सकता है। होता क्यों है? क्योंकि देखो जानवरों का हैबिटेट का लॉस हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, हम लोग अपनी बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं तो जंगलों को काट रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। तो जहाँ जानवर रहते थे जंगलों में, उनके पास स्पेस नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? उनको जहाँ स्पेस मिलेगा वो एंटर कर जाते हैं, है ना। वाइल्ड एनिमल्स की पॉपुलेशन का भी ग्रोथ हो रही है, क्रॉपिंग के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, है ना। वाइल्ड एनिमल जो होते हैं फॉरेस्ट एरिया से ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स में एंटर कर जाते हैं खाने के लिए, ऑलराइट। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इलीगल कलेक्शन करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जिसके लिए हमारे पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी होता है। तो जब जंगलों में जाएंगे उस चीज़ को कलेक्ट करने, तो जंगली जानवर मिल सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ आ जाती हैं, तो उनका हैबिटेट जो होता है उसका भी नुकसान हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है? ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जान तो जाएगी, और मोस्टली केसेस के अंदर इंसानों की ही जान जाती है। दोनों को इंजरी तो हो सकती है, क्योंकि इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, उसके जो हाथ में होगा उससे वो जानवर को मारने की कोशिश करेगा। उसके हाथ में कोई लकड़ी हो सकती है, कोई डंडा हो सकता है, कोई दूसरा सामान हो सकता है। और जो शिकार वगैरह करने जाते हैं तो इनके पास चाकू वगैरह भी होते हैं, इनके पास गन्स होती हैं, तो जानवर को मारने की कोशिश भी करते हैं। क्रॉप का, एग्रीकल्चर लैंड का डैमेज होता है और वायलेंस अगेंस्ट द एनिमल्स इंक्रीज हो जाती हैं। अगर हम लोग बात करें 2018-19 की और 2021-22 की, तो सिर्फ इलेक्ट्रोक्यूशन से ही, यानी कि बिजली के खंभों वगैरह के आसपास से सिर्फ बिजली का झटका लगने के कारण ही 222 एलिफेंट्स की जान चली गई थी। उसके अलावा शिकार करने के कारण, पोचिंग के कारण 2019 से 20 में 2 साल के अंदर अंदर ही 29 टाइगर्स की भी डेथ हुई थी। और 197 टाइगर की जो डेथ हुई थी उसको तो अभी तक मतलब जांच में रखा गया है कि हुई कैसे थी वो। उसके अलावा जो ह्यूमन की कैजुअलिटीज़ थी, तो एनिमल्स ने 3 सालों के अंदर 1500 लोगों को जान से मार दिया था। रिसेंटली भी हुआ था, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, तो आई थिंक आंध्र प्रदेश के आसपास कहीं हुआ था कि 8 लोगों को एक हाथी ने मार दिया था। एंड ओडिशा में सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी 332 के आसपास, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल में। तो टाइगर्स ने 2019 और 21 के बीच में 125 एनिमल्स को मारा था, और महाराष्ट्र के अंदर ये मतलब 61 के आसपास डेथ तो वहीं पर ही हुई थी, सिर्फ महाराष्ट्र में, बिकॉज ऑफ टाइगर्स। इन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के क्या स्टेप्स लिए गए हैं? एक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की एक एडवाइजरी आई थी, उन्होंने कुछ स्टैंडिंग कमेटी में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उनके थ्रू कुछ स्टेप्स बताए थे। उन्होंने कहा था ग्राम पंचायत को एम्पावर करो, उनका सशक्तिकरण करो, उनको बताओ उनके आसपास कौन से एरियाज हैं जो थ्रेट हो सकते हैं, उनके आसपास किस तरीके से उनको इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील करना एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एक्ट के अकॉर्डिंगली आप कैसे इन सिचुएशन से डील करोगे। इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, वो लोग जिनके किसी परिवार के सदस्य की जान चली जाती है या फिर किसी को इंजरी हो जाती है, उनको बीमा, इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाए, ताकि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा हो गया, उनकी क्रॉप का नुकसान होता है, क्रॉप का वहाँ से वो लोग कंपनसेशन ले सकते हैं। जानवरों को खाने की रिक्वायरमेंट होती है फॉरेस्ट एरियाज के अंदर, अगर उस फैक्टर को हैंडल कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक हैंडल की जा सकती है। यानी कि प्रोटेक्शन, वही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंट ही कर लोगे तो आगे जाके इंश्योरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोएक्टिव मेजर्स लो, प्रोएक्टिव का मतलब अगेन वही होता है, सिचुएशन हो ही नहीं है कि उससे पहले आपने प्रैक्टिकल स्टेप ले लिया, एक मेथोडोलॉजिकल स्टेप ले लिया कि आपने उसको होने से ही रोक दिया, है ना। और ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पर विदिन 24 आवर्स जो विक्टिम होता है उसके फैमिली को एक
इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। वो पेमेंट के फॉर्म में हो सकता है, वो अब हेल्थ तो 24 आवर्स तक वेट नहीं कर सकती, हेल्थ तो बल्कि इमीडिएटली होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना गोल्डन आवर। हेल्थ के मामले में कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो बोलते हैं ना गोल्डन आवर्स होता है, जो इमीडिएट 1 घंटा होता है ना, उसमें जान बचने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। वो गोल्डन आवर के बियॉन्ड जब डिले हो जाता है ना, तो वो जान के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू पेमेंट और कंपनसेशन में, तो विद इन 24 आवर्स उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कंट्री के अंदर ये चीज़ बढ़ती जा रही है, एंड एनिमल्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके नेचुरल हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करना है, और ह्यूमन बींग्स को भी प्रोटेक्ट करना है, और डेवलपमेंट भी करना है, और एक्सपेंशन भी करना है, सब कुछ करना है एक साथ। एक बहुत ही फाइन और माइन्यूट सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कैसे हम लोग अपना ह्यूमन बींग्स अपना डेवलपमेंट भी करें, जानवरों के हैबिटेट का नुकसान ना करें, उनको खाने पीने की कमी ना हो, वो शहरों में ना आए, और ये सब हो भी जाए तो हम लोग उनके कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश करें, है ना। जानवर से एक डिस्टेंस भी बना के रखें, क्योंकि उनको भी नहीं, वो समझदार नहीं होते, हमारी तरह बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें और उनको नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसे मेथड्स डेवलप करने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म की जो सिम्टम वगैरह हो सकते हैं, उससे लेकर के लॉन्ग टर्म के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। एंड बेसिक है अंडरस्टैंडिंग के लिए। देयर कैन बी ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इन द अपकमिंग एग्जाम्स, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज़ में काफ़ी समय से चलता आ रहा है और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर नहीं पूछा गया अभी तक। ट्रैफिक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये प्रीलिम्स में आया था, तो ये कनेक्टेड तो उसी चीज़ से, जानवरों के ट्रेड वगैरह को लेकर के, इसलिए ये आपसे पूछा गया था। अगला टॉपिक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्लॉज वेंट अनचैलेंज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ना जो पेटिशंस वगैरह डाले गए थे विद रिस्पेक्ट टू की जो स्पेसिफिक प्रोविजन है जम्मू कश्मीर एक्ट का, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर ये डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर के उनको पावर दी गई है कि कैसे वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीएडजस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाए? ये सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन वालों से पूछा है। तो 2012 में डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर के एक सवाल आया था, और स्टेटमेंट क्या था, जो ऑर्डर होते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है, व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन दी ऑर्डर्स। सिंपल सा स्टेटमेंट है, जिसको पता होगा डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है उनके जवाब आसानी से देगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, फिर दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे टॉपिक्स रिपीट होते हैं, और इसमें से भी कोई एक स्टेटमेंट आपका रिपीट होकर आ सकता है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं इस सवाल को आए हुए। तो ये मत सोचिए कि डीलिमिटेशन कमीशन दोबारा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। कमीशन बैठाया ही क्यों गया था? देखो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहले जब ये मतलब स्टेट था, पूरा का पूरा एक स्टेट था ना, तो 111 सीट हुआ करती थी। 46 कश्मीर में, 37 जम्मू में, 4 थी लद्दाख में, प्लस 24 सीट थी जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की थी। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन को नेसेसरी इसलिए बना दिया गया था क्योंकि जब 2019 में आर्टिकल 370 को और जो हमारा 35 वगैरह थे, इन सबको जब हटाया गया था, तो वहाँ पर एक नया एक्ट लेके आए थे, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके कारण की असेंबली में सीट इंक्रीज हो गई थी। जो पहले की जो डिलिमिटेशन थी ना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की, उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न करता था, और जो सीट्स वगैरह थी ना वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती थी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था 1957 का, उसके अकॉर्डिंग होता था। जब 2019 में इनका जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटा दिया गया था, तो जो डिलिमिटेशन था ना असेंबली का भी और पार्लियामेंट्री का भी, वो फिर हमारे भारत के संविधान के अकॉर्डिंगली गाइड किया जाना था। तो 6 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया था, और उसको हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे रंजन प्रकाश देसाई, एंड उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जम्मू कश्मीर के, चीफ इलेक्टर ऑफिसर वगैरह थे। क्या क्या चेंजेस किए थे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में? देखो, ये चेंजेस में ना हमें जाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में, है ना, और ये सब पढ़ना जरूरी, मैंने बस ऐसे लिख दिया। किसी का मन हो कि इंटरेस्टिंग स्टोरी लगे तो बेशक से इनको पढ़ सकता है, बाकी हमारे लिए जानना जरूरी पता है क्या है, डिलिमिटेशन क्या होता है। डिलिमिटेशन एक पूरा का पूरा स्टेट होता है ना, उस स्टेट में छोटे छोटे एरियाज होते हैं, तो उसमें बाउंड्री बनाना कि भाई ये इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होने वाली है, ऑलराइट, और यहाँ पर इतने टिकट्स वगैरह आप दे सकते हो, ये एरिया इसका है, ये एरिया इसका है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं पूरा का पूरा डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन बाउंड्रीज सेटअप करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह सेटअप करना, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो असेंबली इलेक्शन के लिए भी और लोकसभा के लिए भी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट इलेक्शन के लिए भी। अब ये एक इंडिपेंडेंट और हाई पावर्ड पैनल होता है, इसको हम बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, ऑलराइट। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब वर्ड कमीशन आता है ना, कमीशन के अंदर मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे प्रीलिम्स के हैक्स होते हैं। यहाँ पर कोई काउंसिल वगैरह जब होगा ना, काउंसिल के अंदर मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, कमीशन के अंदर ऑफिसर्स वगैरह मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह मिलेंगे। तो इनका काम ये होता है कि बेस्ड ऑन द लास्ट सेंसस
उस एरिया को रीडिफाइन करना। एंड इसके अलावा ये जो रिजर्वेशन होता है असेंबली में शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, ये सब भी उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में? आर्टिकल 82 के अंदर पार्लियामेंट बनाएगा डिलिमिटेशन कमीशन हर सेंसस के बाद। आर्टिकल 170 में स्टेट को भी डिवाइड किया जाएगा हर सेंसस के बाद। तो एक बार जब ये एक्ट लग जाता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है अंडर आर्टिकल 82, ऑलराइट। एंड पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो बनाया गया था 1950-51 में, और इसका एक्ट भी आया था 1952 में। तो अभी तक देखो इंपॉर्टेंट ये है कि हर सेंसस के बाद बनाया गया था एक्सेप्ट 1981 एंड 1991। 2002, 1973, 63, 52 सब हर बार जब भी सेंसस हुआ एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री दोबारा से बनाई जाए, बट 1981 में और 1991 में ये चीज़ नहीं की गई थी। कौन कौन होता है डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं रेस्पेक्टिव स्टेट्स की, ये मेजरली होते हैं उस कमीशन में। तो दिस वाज अ टॉपिक, ट्राई टू आंसर दिस इन द मतलब एक ही स्टेटमेंट जो था ना कोर्ट ऑफ लॉ वाला, ये मैंने इसमें टॉपिक के डिस्कशन में इस वाले पार्ट से रिमूव कर दिया था क्योंकि ये इसमें था, ताकि आप इसका आंसर दे पाओ क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है। इन्होंने जो ऑर्डर दे दिया उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग डिस्कस जब एंड में देखेंगे तब इसका आंसर में मिल जाए। 100 मॉन्यूमेंट्स टू बी लिट अप टू मार्क इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया का G20 एजेंडा विल बी इंक्लूसिव, एम्बिशियस एंड एक्शन ओरिएंटेड। हम सबको पता है कि इंडिया अब G20 की प्रेसिडेंसी लेने वाला है, और जिसकी वजह से इंडिया ने इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए 100 मॉन्यूमेंट्स से उनको लाइट अप किया जाएगा। जब इंडिया थर्सडे को इसका मतलब G20 की, आज जो 1 दिसंबर है, आज इंडिया ऑफिशियली इसकी प्रेसिडेंसी को टेक ओवर करेगा। तो बहुत सारे कंट्री के अंदर हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको लाइट अप किया जाएगा इस सेलिब्रेशन के तौर तरीके से। हमको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि G20 क्या होता है। पहले कवर कर चुके हैं हम लोग, लेकिन ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है इस टॉपिक को, तो इट्स टाइम टू रिपीट दिस थिंग। G20 क्या है? ग्रुप है ना, इंटरनेशनल फोरम है जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज है इनके द्वारा। इसमें वर्ल्ड की 80% GDP है, 75% ग्लोबल ट्रेड है, 60% पॉपुलेशन है। 1999 से लेकर के अभी तक 23 साल हो चुके हैं, हर साल ही लोग मिलते हैं। एक फाइनेंस ट्रैक होता है, एक शेरपा ट्रैक होता है। शेरपा बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, उसी को बोलते हैं। कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है इनका, और बाकी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनका सपोर्ट भी इनको मिलता है। मेजरली काम क्या होता है ना, इनका काम होता है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश करना, क्योंकि 20 कंट्रीज मेजरली आते हैं इसमें, इंडिया, चाइना, US, रशिया वगैरह सब भी होते हैं। एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर सेटअप करना, कंट्री के अंदर फ्यूचर में कोई दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, इसलिए फाइनेंस की रेगुलेशन वगैरह पे काम करना। प्रॉब्लम क्या होती है इनको, G20 के अंदर ना कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क नहीं है, इनके पास सेट गोल्स नहीं है, प्रोग्रेस को मेजर करने के तरीके नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है, पूरी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेजर करना चाहोगे 20 कंट्रीज मिल करके, क्या है आपके पास फ्रेमवर्क? बताओ, नहीं है इनके पास। तो हर कंट्री जब भी प्रेजेंसी एज्यूम करती है तो वो खुद की चलाने की कोशिश करती है। जैसे अभी इंडिया करेगा, तो इंडिया से पहले इंडोनेशिया में था, तो ये प्रॉब्लम चलती रहती है कि मे बी सब एज्यूम करते हैं इंडिया वैसे भी आज के टाइम में बहुत इन्फ्लुएंशियल है। वर्ल्ड में राइट नाउ जो मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कंट्री है वो इंडिया ही है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंडियन हूँ और आप भी इंडियन है, बट ये है, ये सच्चाई है राइट नाउ। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इतनी एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंसिंग चल रही है ना राइट नाउ, एंड मेंबरशिप के कारण लोगों को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है कि कुछ कंट्रीज़ का पार्ट है ही नहीं, है ना। और अभी तक ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो जिसको फुल इंप्लीमेंट किया गया हो, ये भी एक प्रॉब्लम चल रही है। अचीवमेंट्स की बात करें, 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से इमरजेंसी फंडिंग को डेवलप किया था, तो इनकी अचीवमेंट भी है। एंड नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी इन्होंने अपनी जो नज़र रखने का तौर तरीका था, उनके ऊपर ध्यान रखना, उस पर भी काम किया था। उसके अलावा रीजन के अंदर सप्लाई चेन्स जो होते हैं, जैसे इंडिया से चाइना की बात कर लो, इंडिया से US की बात कर लो, फिर और भी कोई कंट्री G20 है जो आपस में सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं, उसमें उनकी इकोनॉमीज को कैसे सपोर्ट किया जाएगा कि भाई ये कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, उनको कैसे काम किया जा सकता है। फिर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है हमारे, जो IMF है, उसकी लेंडिंग कैपेसिटी, उसकी जो लोन वगैरह देने की जो क्षमता वगैरह होती है, कितना पैसा वो दे सकते हैं, उस सब की क्षमता को बढ़ाया गया था। उसके अलावा नए नए डिसीजंस आते रहते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं यहाँ पर। इंडिया खुद अपने आप में डेवलपिंग कंट्री है। इसके अलावा जो भी सपोर्ट चाहिए होता है, ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट होता है, उसमें प्रैक्टिस टूल्स बड़े ही अच्छे होते हैं। इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इनके पास बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। एंड विमेन को भी जॉब मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही बहुत अच्छे से लेके चलते हैं। दे डू नॉट कंसिडर कि विमेन जो है वो इसमें एनरोल ना हो। 2030 का जो हमारा एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जिसमें हमारे को 17 गोल्स अचीव करने हैं, उनको भी सपोर्ट करता है ये।
तो जो मेंबरशिप होती है दैट इज़ ओपन फॉर बोथ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ प्रपोजल से इंडिया ने जो पहले की G20 समिट में डाले थे कि टेररिज्म को लेकर के इंटरनेशनल एक्शन लिया जाना चाहिए एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर भी जो आपको पता होगा नीरव मोदी वगैरह सब इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में काउंट होते हैं। एंड जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग का फ्रेमवर्क था उसमें तो उन्होंने ऑलरेडी उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया ना। जो हम लोग ग्लोबल एक कॉमन टैक्स की बात कर रहे थे ना, उस पर तो ऑलरेडी काम चल ही रहा है, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स का। तो ये भी एक इंडिया ने एक मुद्दा रखा था कि भाई इस पर काम किया जाए एंड नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग कैसे आज के टाइम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होगा। एंड कॉन्टिन्यूसली अपने इश्यूज़ लेते रहो। और इसके अलावा दूसरी जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका विजन को भी कंसिडर किया जाए। यूएन के साथ टाइप बना के रखो। इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड सिक्योरिटी में भी एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। कोविड-19 में G20 का बहुत ही क्रिटिकल रोल था ग्लोबल सप्लाई चेन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो टॉपिक तो यही था, G20 के बारे में हमको सब कुछ पता करना था एंड G20 का एजेंडा क्या रहने वाला है। हमारी गवर्नमेंट अभी ये टॉपिक आता रहेगा, देखना न्यूज़ में और डिटेल में आता रहेगा। तो रिपीट करते रहेंगे। एक सप्ताह के बाद जब भी न्यूज़ में आएगा, फिर जब 2023 में तो इतना रिपीट होगा। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि 2023 के मेंस में ये टॉपिक आपका आएगा। तो रट लो G20 को इतना अच्छा सोचता है। मैं ही शायद आपका 2023 के प्रीलिम्स से पहले 5-6 बार और रिपीट करा दूंगा इसको, शायद 10 बार रिपीट करा दूंगा। तो फिंगर टिप्स पर रट लेना इसको। Now we have the topic, Supreme Court is worried over the effect of GM crops on the livelihood of women farm laborers। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना पूरा का पूरा, ये अपने आप में ना एक मेंस का क्वेश्चन है। राइट, ये कैसे बनाएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट को हटाना पड़ेगा और सिंपल ये पूछ लेंगे कि GM क्रॉप्स का विमेन फार्म लेबरर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपको उसमें बताना पड़ेगा GM क्रॉप्स को लेकर के और विमेन फार्मर्स का स्टेटस क्या चल रहा है, 2-4 बेसिक चीज़ें। इस टॉपिक में हम लोग एक्चुअली GM क्रॉप्स के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी जो टॉपिक है वो विमेन स्पेसिफिक है, वो तो आप बहुत आसानी से लिख दोगे विमेन्स को क्या कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इंडिया ने रिसेंटली जो BG1 और BG2 का GM कॉटन है उसको कंट्री में अप्रूवल दे दिया था एंड नॉर्थ जोन में इसके ट्रायल्स वगैरह चल भी रहे हैं। करंटली जो BG2 RF है इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है क्योंकि इसमें अमेरिकन बॉलवर्म का इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, बॉलवर्म को लेकर के 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो बस यही था कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का कोई चीज़ कनेक्टेड वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। GM क्रॉप्स क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये वो क्रॉप्स होते हैं इनके जीन वगैरह को मॉडिफाई कर दिया जाता है, इनके DNA में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है ताकि इसमें कुछ नए ट्रेट्स आ सकें। अक्सर इस तरह की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह होती है ना, इससे जो एक कभी कभी इसमें एलियन जीन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि एलियन जीन जो है प्लांट में, एनिमल में या फिर सॉइल बैक्टीरिया से लिया जाता है, वो एक पर्टिकुलर ट्रेट इसमें ऐड कर दे। क्यों वो ट्रेट ऐड किए जाते हैं? कभी कभी जो क्रॉप्स होती हैं इन पर कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट वगैरह, तो उससे नया जो ये जीन वगैरह ऐड किया जाता है ना, उससे क्या होता है कि पेस्ट कंट्रोल बड़ा अच्छा हो जाता है ना, उससे की प्रोटेक्शन इनको मिल जाती है। इट्स मोर अबाउट क्रिएटिंग अ बेटर वर्जन ऑफ द क्रॉप। ऑल ओवर द वर्ल्ड GM के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, मेज़ में, कनोला, सोयाबीन वगैरह ये सब भी अवेलेबल होते हैं। BT कॉटन एग्जाम में पहले एक बार आ चुका है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें 2 एलियन जीन्स होते हैं सॉइल बैक्टीरिया से, बैक्यूलस थोरिनजेनेसिस, जो कि अलाउ करता है कि उसमें प्रोटीन टॉक्सिक को डेवलप करने में, एक बॉलवर्म करके कीड़ा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। BT ब्रिंजल भी होता है, इसमें जीन जो होता है वो फ्रूट और जो शूट बॉर्डर वगैरह होते हैं ना, उसमें कोई भी अटैक वगैरह ना हो उसके उस पार्ट के ऊपर, उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करता है। इससे पहले गवर्नमेंट ने जो कमर्शियल रिलीज था ना GM का मस्टर्ड का, उसको थोड़ा सा रोक दिया गया था क्योंकि बहुत सारे एंटी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के जो एक्टिविस्ट वगैरह थे उन्होंने कहा था कि ये नुकसान करेगा फसलों को। DMH मस्टर्ड भी है, इसको दीपक पेंटल एंड कलीग्स के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं। अब और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमारे प्रीलिम स्पेसिफिक हैं वो क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इंडिया में लीगल पोजीशन क्या है। इंडिया में एक जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो कि एपेक्स बॉडी, एपेक्स यानी कि जो टॉप पर एक बॉडी है जो GM क्रॉप्स के कमर्शियल रिलीज के ऊपर काम करती है। 2002 में उन्होंने BT कॉटन को भी रिलीज के अलाउ कर दिया था एंड उनका एक अनअप्रूव्ड GM वेरिएंट है, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो आपको 5 साल तक की जेल भी हो सकती है एज पर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और उसके अलावा GMO क्रॉप्स के फायदे क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हम इनको समझ लेते हैं। देखो, किसान की इनकम बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, उसकी क्रॉप अगर ख़राब नहीं होगी तो उसके बाद ज़्यादा प्रोडक्शन अवेलेबल होगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, है ना। पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल वो कम कर देंगे जिसके कारण फूड सप्लाई के अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू मेंटेन रहेगी। पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, तो हमको फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना है, तो हमारी जो डोमेस्टिकली
खुद ही हम लोगों ने जो प्रोड्यूस किए हुए हैं उनका जो ईल्ड वगैरह होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उस पर काम करने की ज़रूरत है हमको। एंड स्मॉल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर भी इसको डेवलप किया जा सकता है। नुकसान क्या क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है, क्योंकि हम लोग बेटर ट्रेड के चक्कर में ना जो नेचुरली अकरिंग चीज़ें होती हैं ना, उनको नेचुरली अकरिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। नाउ दैट कैन बी अ डेंजरस थिंग। और जो नेचुरल प्रोसेस होता है जीन फ्लो का, उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। कल्टीवेशन की कॉस्ट में भी इंक्रीज हो जाए ना, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन, अब उसका सीड भी थोड़ा महंगा ही आएगा, इट विल नॉट बी ऑफ द सेम प्राइस। एंड क्योंकि बहुत सारे इमोरल प्रॉफिट, लोगों को गैर कानूनी तरीके से प्रॉफिट लेना होता है, तो मार्केटाइजेशन करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है प्रोसेस में उनका पैसा बढ़ जाएगा। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, तो सिर्फ ट्रेड के फायदे नहीं है, दूसरी साइड उसका नुकसान एनवायरनमेंट को हो सकता है। सेफ्टी के बहुत सारे असेसमेंट किए जाते हैं, रिस्क असेसमेंट बोलते हैं कि मान लो इंडियन कंडीशन के अंदर ये चीज़ कितने देर तक वैलिड रहेगी, इनवैलिड रहेगी, काम करेगी, नहीं करेगी। तो वो प्रोसेस अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग होता है। मान लो एक नॉर्थ जोन में काम कर गई, लेकिन सदर्न जोन में जहाँ पर ज़्यादा इक्वेटोरियल क्लाइमेट आ जाता है, हमारा नॉर्थ जोन में हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट ज़्यादा है, सदर्न जोन की तरफ जाता है तो हमारा इक्वेटोरियल क्लाइमेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मे बी उस तरफ को वो चीज़ काम करे ढंग से ना करे। क्या हम लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके सेफ्टी के लिए, टेस्टिंग रेगुलेशन के, उनको प्रॉपरली फॉलो करके, उनकी प्रॉपर लेबलिंग करके एंड एक टाइम पीरियड की टेस्टिंग के बाद ही हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने बात की थी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में। तो ये जो कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम करती है। इसमें एक स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से एक एडिशनल सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, एंड एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। राइट नाउ इसके 24 मेंबर्स हैं जो हर महीने मीटिंग करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह रिव्यू करते हैं। 1989 के रूल्स के अकॉर्डिंगली इनका काम ही होता है सारी की सारी अप्रूवल वगैरह पे काम करना, कौन से हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एंड कौन से प्रपोजल्स का अप्रेजल वगैरह पे काम करना। बेसिकली आप समझ गए ना कि किसको अप्रूव करना है, किसको अप्रूव नहीं करना है, फार्मर के फील्ड में किस चीज़ का रिलीज अलाउ किया जाए, किसका नहीं अलाउ किया जाए, कोई इशू आ गया अगर तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या फ्यूचर में इसका यूज़ को बंद कर दिया जाए। ये सारा का सारा होता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास। ये एग्जाम में आ चुका है एक बार पहले। तो दिस वॉज अबाउट जीएम क्रॉप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। इसमें हल्का सा जो ट्विस्ट आपको देना होता है ना, होता है विमेन फार्म लेबरर्स को लेकर के बस, और वो आप बहुत आसानी से दे सकते हो, क्योंकि आपको जब विमेन वाले टॉपिक जब आप कवर करते हो ना, तो विमेन इन एग्रीकल्चर वाला टॉपिक भी साथ में कवर किया जाता है। देखो, विमेन इन एग्रीकल्चर, विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन डिफेंस, ये सब चीज़ें हैं, ये चलती रहती हैं। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दीज टॉपिक्स। तो अगर एग्जाम में पहले आ भी चुका है ना, तो भी आपको पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वो रिपीट हो सकता है, उससे कनेक्टेड चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन इवॉल्विंग प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट बहुत सवाल कर रहा है भाई आज के पेपर में। तो GS3 का टॉपिक है एनवायरनमेंट का, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पता होगा एक पक्षी ही होता है, मोर की तरह ही होता है थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली मोर, बट मोर के पंख बड़े होते हैं। मोरनी जो होती है ना, मोरनी जैसा दिखता है ये। तो एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अब आप लोगों ने प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर तो सुना होगा। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के बात चल रही थी। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, एंड गवर्नमेंट ने कहा था कि प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी सक्सेसफुल था, तो बाकी स्पीशीज़ के लिए हम लोग कैसे इसे लॉन्च कर सकते हैं। एक PYQ है यहाँ पर, प्रीलिम्स में आया था 2020 में ही, ज़्यादा पुराना नहीं, बिल्कुल नया सा ही है। विद रेफरेंस टू द इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे। इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, बाकी लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है और ये मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड कंसिडर किया जाता है इंडिया के अंदर। फ्लैगशिप ग्रासलैंड की स्पीशीज़ है, एंड जनरली ग्रासलैंड यानी कि घास फूस वाला जो इलाका सा होता है, जैसे आप देखोगे फोटो के अंदर भी, ये आपको घास फूस टाइप के एरिया में ही दिखाई देगा, झाड़ वगैरह टाइप के एरिया में। एंड थ्रेट ये होता है कि इसमें पाकिस्तान में इसकी हंटिंग आज भी अलाउ की जाती है ना, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, और ये राजस्थान का जो बॉर्डर भी टच करता है पाकिस्तान के साथ। बर्ड है तो उड़ के इधर उधर आ भी सकते हैं। प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो IUCN स्टेटस में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है, एंड जो साइट्स होता है उसका अपेंडिक्स 1 में है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज में अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम भी रन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान्स हैं। कंजर्वेशन और ब्रीडिंग फैसिलिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह ने एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी भी बनाई थी जून 2019 में। और बेसिकली इसके पूरे के पूरे जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, चूजे वगैरह बोलते हैं, चिक्स बोलते हैं उनको, उनकी पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए इस पर काम करने के लिए। फिर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है राजस्थान गवर्नमेंट का, इसमें इनकी ब्रीडिंग को कैसे और डेवलप किया जाएगा। इको फ्रेंडली मेजर्स भी सेटअप किए गए थे। पावर ट्रांसमिशन लाइन्स में इनको जान को ज़्यादा खतरा होता है,
ये लोग उड़ते हैं और वो जो बड़ी बड़ी हाई टेंशन वायर्स होती हैं ना, उनको टकरा करके इनको करंट लग के ये जल जाते हैं, मतलब राख हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो कैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी काम किया गया था। कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे डेजर्ट नेशनल पार्क को लेकर के। ये वेस्टर्न बॉर्डर पर है इंडिया के, जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो आपको अपने प्रीलिम्स का एक स्टेटमेंट का आंसर तो मिल ही गया ना। पहला स्टेटमेंट क्या था, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया विद जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। 2 डिस्ट्रिक्ट पे तो ये है। देखो जनरली जो नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट में कंपल्सरी नहीं होते हैं, मोस्टली सारे के सारे नहीं, कुछ हैं ऐसे जो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन मोस्टली ऐसे 1 में 2 में 3 डिस्ट्रिक्ट तक फैले होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है। स्टेट एनिमल है राजस्थान का, और स्टेट ट्री वहाँ का खेजरी है, स्टेट फ्लावर रोहिदा है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क है। एंड 1992 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। छोटा टॉपिक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से, या फिर हम बात करते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क से, ये रिपीट होंगे। पहले भी आए थे, ऐसी बात नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं पूछा गया था, रिपीटेड ही थे। टॉपिक हमारा आज का लास्ट है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे एक बार। 160 से 200 मिलियन इंडियंस जो हैं उनको लिथल हीट वेव्स का एनुअली सालाना खतरा हो सकता है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से पता चला था। तो 2030 के बाद इतने लोगों को नुकसान हो सकता है। एंड अब उसके कारण क्या होगा, देखो हीट वेव के कारण जॉब चली जाएगी उनकी, है ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम आ जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ बताया था। एक कनेक्टेड इससे जुड़ा हुआ एक PYQ है, 2010 का है। व्हाट आर द पॉसिबल लिमिटेशंस ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग एट प्रेजेंट एंड इन द इमीडिएट फ्यूचर? Appropriate alternate technologies are not sufficiently available। दूसरा है, इंडिया कैन नॉट इन्वेस्ट ह्यूज फंड्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है, मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव ऑलरेडी सेट अप देयर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, बाकी लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। हीट वेव क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है एक एबनॉर्मल, मतलब एक पीरियड तक के लिए, जिसमें जो मई जून का जो टाइम होता है खास करके उस टाइम पर, जुलाई तक, तो टेम्परेचर हाई रहेगा, गर्म लूएं चलेंगी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता है। हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा था कि हीट वेव्स जनरली उन रीजन्स में होगी जहाँ पर टेम्परेचर के रेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। और इंडिया में जो हीट वेव्स है ना, ये 1981 से 1990 तक और 2011 से 20 तक ये इंक्रीज़ हुई। पहले 413 आया करती थी, फिर 600 के आसपास इंक्रीज़ हो गई थी। तो इस शार्प इंक्रीजमेंट के कारण इसका क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट, और क्लाइमेट चेंज के कारण ये और इंड्यूस भी होता है। अगर किसी टाइम पीरियड पर टेम्परेचर के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, रेंजेस होते हैं, इंक्रीज होता है, उसको अगर हीट वेव डिक्लेयर करना होगा तो क्या प्रोसेस होता है? हीट वेव तब डिक्लेयर करते हैं जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है एक स्टेशन का, वो एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है प्लेन्स में, और हिली एरियाज में वो 30 डिग्री पहुंच जाता है। तब नॉर्मल जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना स्टेशन का, वो लेस देन या फिर इक्वल टू 40 होता है, और एक इंक्रीज होता है 5 डिग्री सेल्सियस तक की, 6 डिग्री सेल्सियस तक का नॉर्मल टेम्परेचर में, तब हम उसको बोलते हैं हीट वेव की कंडीशन बन रही है। अगर वो 7 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि अब ये सीवियर हीट वेव कंडीशन है। नॉर्मल जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना, वो मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इंक्रीज होता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का नॉर्मल टेम्परेचर में, तब उसको हीट वेव बोलते हैं। अरे मैंने रिपीट कर दिया गलती से, सॉरी, कभी कभी हो जाता है। 2016 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि नेशनल की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। देखो NDMA की गाइडलाइंस, WHO की गाइडलाइंस, इन पर क्वेश्चन आए हैं पहले, तो UPSC हिंट देता है कि हम लोग गाइडलाइंस पर क्वेश्चन पूछेंगे। कल को किसी भी चीज़ पर गाइडलाइंस पर कोई टॉपिक आता है ना न्यूज़ में, उसको नोट डाउन कर लेना। हीट वेव्स के इंडिया पे क्या इंपैक्ट होते हैं? इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो गरीब लोग होते हैं, मार्जिनल पुअर्स होते हैं, पुअर किसान हो गया, किसान के पास तो खेती का काम होता है भाई, वो बेचारा क्या करेगा, उसको तो वो चीज़ की काम नहीं करेगी। तो इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा, उसका फसल ख़राब हो जाएगी, वो कमाएगा कैसे, है ना, और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, यहाँ पर बहुत लॉसेस होते हैं। जो व्हीट का प्रोडक्शन होता है ना, वो 6 से 7% तक कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। लाइफ स्टॉक जो होता है, यानी कि जो मवेशी, हमारे जो गाय भैंस होती हैं, बकरियाँ होती हैं, भेड़ें होती हैं, उनके ऊपर भी हीट वेव्स का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, उनकी जान को खतरा बन जाता है। मिल्क ईल्ड, जो दूध का प्रोडक्शन होता है, वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी यूजेस इंक्रीज हो जाता है, पावर लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ह्यूमन मॉर्टेलिटी, 2019 में रिपोर्ट आई थी टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट की और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की, उसके अकॉर्डिंगली 2021 मतलब 2100 तक आने वाले अगले जो 80 सालों के अंदर मोर देन 1.5 मिलियन पीपल विल डाई बिकॉज ऑफ हीट वेव्स ओनली। इतने लोगों की डेथ होगी। फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी, है ना, क्योंकि पेड़ों का भी नुकसान हो जाता है, फसल का नुकसान हो जाता है, तो लोगों के पास खाने के लिए कम होगा, फिर लेबर वगैरह खेत में ज़्यादा गर्मी में काम कर नहीं पाएंगे, उनको हेल्थ का नुकसान होगा, मल्टीपल और कॉन्जिक्यूटिव लॉस होता रहता है। वर्कर्स के ऊपर नुकसान होगा। 2030 तक हमारे जो इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन होगी ना, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए जनरली इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करेगी, और इनके ऊपर डिपेंड करेगी तो उनके पास लाइवलीहुड मेंटेन ही नहीं हो पाएगा।
वीकर सेक्शन का ज़्यादातर नुकसान होता है क्योंकि काफ़ी इंटेंस और लॉन्ग ड्यूरेशन तक उनके पास अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। इंडिया के पास लॉन्ग टर्म की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं इस चीज़ से डेवलप करने के लिए? हमको एक हीट वेव का एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि जो हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिडक्शन का 2015 से 30 तक का, उससे हम लोग कुछ गाइडलाइंस ले सकते हैं कि कैसे हम लोग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करेंगे। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिनको हम लोग शॉर्ट में EWS बोलते हैं। देखो EWS एक तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, उसको भी बोलते हैं, और अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी ताकि लोगों को टाइम से अवेयर कर दिया जाए। क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे। हमारे पास ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, इसको कैसे हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए इंप्लीमेंट करेंगे, ये डिपेंड करेगा। फिर हमें हीट वेव को एक नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब हम किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट को एक नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान डिक्लेयर कर देता है। उसके लिए फंडिंग भी ज़्यादा आने लग जाती है, फिर क्लियर गाइडलाइंस बन जाती है। सस्टेनेबल कूलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि नेचुरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनको बनाना पड़ेगा। एक जो हमारा IPCC है ना, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो एंशिएंट इंडियन बिल्डिंग्स के डिज़ाइन थे ना, उसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल करके और नई बिल्डिंग के डिज़ाइन बना सकते हैं, वो ज़्यादा कूल होते हैं। डार्क रूफ्स जो होती हैं, जिनके कारण जो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है ना वो ज़्यादा होता है, वो हीट एक्यूमुलेट हो जाती है, उसके कारण जो अंदर की ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन का कंटेंट भी कम हो जाता है, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। क्रॉप्स ऐसी डेवलप करनी पड़ेंगी, यहाँ पर GM क्रॉप्स भी आ सकती हैं, है ना। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो इस हीट वेव के अंदर डैमेज ना हो। दिस वाज अबाउट हीट वेव्स, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का डेटा तो यही था बस कि 160 मिलियन के आसपास लोगों की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी तो आपको पता होना चाहिए हीट वेव्स का क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजीज बनाई जा चुकी हैं, क्या और बनानी है हमको। हमारी वीडियो का लास्ट सेक्शन है। अब हमने जो PYQs थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर टॉपिक्स देखे थे और PYQs देखे थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इंडियन इकोनॉमी को लेकर था। इसमें 2015 का क्वेश्चन था, और रेट ऑफ GDP को स्टेडीली इंक्रीज कैसे हुआ था, या GDP एट मार्केट प्राइस था। तो आंसर हमारा इसका B है कि जो रियल GDP था ना, वो स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ था लास्ट डेकेड में, बट जो GDP एट मार्केट प्राइस था वो स्टेडीली इंक्रीज हुआ था। देखो हमेशा स्टेडीली इंक्रीज का आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि और ये चीज़ आपको जनरली ना बजट में एंड जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, वहाँ पर इनके आंसर्स मिलते हैं। तो एग्जाम से पहले जब भी आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है फरवरी के आसपास, मार्च के रीजन टाइम पर, उनको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। GDP क्या होता है ये तो हम लोगों ने देख ही लेता उस टॉपिक के अंदर, रियल GDP वगैरह ये सब, और ये उस टाइम का डेटा है 2015 का कितना इंक्रीज हो रहा था। वो डेटा हमारे लिए आज की डेट में यूजेबल नहीं है। आपको जो लेटेस्ट डेटा यूज़ करना होगा वो अब 2023 में आप एग्जाम देंगे, तो 2023 में जो बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा। इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का आता है, बजट आता है अगले साल का, हमारा पैसा हम कैसे खर्च करने वाले हैं। फिर जो हमारा साइबर अटैक वाला टॉपिक था, हम लोगों ने वहाँ बात की थी। 2018 में क्वेश्चन आया था, द टर्म वानाक्राई, पेटिया, एटर्नल ब्लू, ये कुछ न्यूज़ में मेंशन रहते हैं किस चीज़ के टर्म्स है। ये एक्सोप्लैनेट्स हैं, ये क्रिप्टो करेंसी है, ये साइबर अटैक्स हैं, मिनी सैटेलाइट्स हैं। तो आंसर था साइबर अटैक्स। वानाक्राई वगैरह जो था साइबर अटैक, ये रैंसमवेयर होता है, यानी कि वो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, आपका डेटा एक्सेस कर लेते हैं और आपसे पैसा मांगते हैं। इतना पैसा दोगे तभी आपको ये चीज़ वापस मिलेगी। इंडिया में इट इज़ लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। 2017 में आया था कि किसके ऊपर ये कंपलसरी लीगल तरीके से कानूनी इनको कहना ही चाह रहे हैं। कोई सर्विस प्रोवाइडर हो गया, जैसे एयरटेल है, जियो है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कोई डेटा सेंटर हो गया, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, अगर इनके पास कोई साइबर अटैक होता है तो कानूनी प्रावधान के अकॉर्डिंगली किसके ऊपर एक कानूनी जिम्मेदारी कि इनको गवर्नमेंट को कंप्लेन करना होगा। अरे भाई जाहिर सी बात है, सबको कंप्लेन करना होगा। इट्स अ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। देखो ये वाली चीज़ है ना, UPSC क्यों पूछता है ना, वो आपकी कॉमन सेंस को जज करने की कोशिश कर रहा है। उनको पता है कि कोई भी बच्चा इस चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ सकता, दे जस्ट वांट टू टेस्ट। देन क्वेश्चन 2017 का ट्रैफिक वाला हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रैफिक जो है ये UNEP का ब्यूरो है, या जो मिशन होता है वो होता है कि जो वाइल्ड प्लांट्स में और एनिमल्स में हो वो नेचर के कंजर्वेशन के लिए थ्रेट ना बने। तो आंसर है B, ये UNEP का नहीं होता है। ठीक है, जो ट्रैफिक होता है इट इज़ ए नेटवर्क, एक जॉइंट प्रोग्राम है WWF का और IUCN का। ध्यान रहे WWF के ऊपर भी एक PYQ पहले आ चुका है। ट्रैफिक इंश्योर करता है कि जो ट्रेड होती है ना वाइल्ड एनिमल्स में, प्लांट्स में, उनके कारण नेचर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर 2012 का हमारा क्वेश्चन था डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर। हमारा स्टेटमेंट था कि जो ऑर्डर्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात सही है। डिलिमिटेशन कमीशन ने जो बात बोल दी, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाओगे। फिर इनका जो ऑर्डर होता है उसको आप लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेके जाओगे तो वो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये बात भी सही है। ऑलराइट, इंडियन नेशनल पार्क को लेकर के हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला था। इसका आंसर था हमारा C,
यानी कि 1 और 3 करेक्ट है, यानी कि इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हम लोगों ने देख ही लिया था यहाँ पर, ये बात तो सही है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर कोई ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ट्राइबल्स लोग रहते हैं जंगलों के अंदर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारे गलत। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स, उसने अगर ये कहता ना इट इज़ द ओनली नेचुरल हैबिटेट तो शायद ये बात गलत हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, हाँ भाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये क्वेश्चन हमारा 1 और 3 करेक्ट हो गया। फिर क्वेश्चन था 2010 का, व्हाट आर द पॉसिबल लिमिटेशंस ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, टेम्परेचर राइज, और ग्लोबल इज वार्मिंग, हमारा जो पूरा का पूरा ग्लोब है ये गर्म हो रहा है। तो मिटिगेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना। तो इंडिया ग्लोबल वार्मिंग की मिटिगेशन में कहाँ कहाँ खुद को लिमिटेड पाता है, हमारे पास अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है, ओके, और इंडिया कैन नॉट इन्वेस्ट इन ह्यूज फंड्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत सारी डेवलप कंट्रीज ने ऑलरेडी सेटअप कर ली देयर पॉलिटिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसका जो आंसर था ना इट वाज 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द PYQs, इनको प्रैक्टिस करते रहिए एंड यहाँ से क्वेश्चन आगे फ्यूचर में रिपीट हो सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने पिछले कुछ दिनों तक वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, कुछ अर्जेंट चीज़ें ऐसी आ गई थी कि मैं अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा था, बट नाउ आई विल बी रेगुलर and please try to answer the questions in the comment section always before the discussion happens, ये आपकी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करेगा।